अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी एक्सा और आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ मैं। और आज हमने अपना बहुत ही इस लेक्चर के अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना जो कि है न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इवन कि एवरी लिविंग सेल का ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और अगर ये नहीं होगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो आपकी जो लाइफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती आपकी बॉडी के अंदर। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जेनेटिक मतलब जीन्स, विरासत से रिलेटेड ये चीज़ हम लोग पढ़ने लगे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है जी। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हर लिविंग सेल का। ठीक है जी। आपका हर लिविंग सेल मतलब कोई भी जिंदा चीज़ है तो उसका डीएनए ज़रूर होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। ठीक है जी। तो उसमें जो है इसका होना तो लाजमी है। तो अगर ये लाजमी है तो इसके प्रॉपर्टीज, इसका फंक्शन, इसका सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली बात तो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हर लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है जी। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो किसके किसके ऊपर कंसिस्ट करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। ठीक है जी। किसके बने होते हैं ये? कंसिस्ट किसके ऊपर करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। ठीक है जी। जिस तरह से प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड, लिपिड्स का होता है फैटी एसिड। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स का क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कंसिस्ट करता है 3 मेन पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला मेन पार्ट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होता है एक। ठीक है। उसके अलावा एक नाइट्रोजनस बेस होती है और इसके अलावा एक क्या होती है? पेंटोज शुगर। ठीक है जी। फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर होती है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ किस तरह से। ये हो गया पी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एच ओ भी। ठीक है। और इसके अलावा ओ नेगेटिव ओ। और इसके अलावा ये हो गया एक फॉस्फेट ग्रुप जो कि इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। और न्यूक्लियोटाइड क्या इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से एक आ जाती है कार्बन। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? एक पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगी? एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगी, जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है। ये होगी एक नाइट्रोजनस बेस जिसको पिरिमिडीन भी कहा जाता है, नाइट्रोजनस बेस। और ये होगी एक पेंटोज शुगर। और ये क्या है? एक फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? एक न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि यहाँ पे पिरिमिडीन लगाई गई है। ठीक है। अब वैसे इसके अंदर हम लोग देखने लगे हैं कि क्या फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का। सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह का होता है? न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। क्या? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीएनए को। तो डीएनए क्या होता है? ठीक है जी। डीएनए 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 मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है। तो परेशान नहीं होना। ठीक है जी। डबल स्ट्रैंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। ये डबल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड था जो मैंने पहले ड्रॉ किया और उसके बाद जो डबल वाला किया है वो उस स्ट्रैंड ने मिलकर इसको डबल स्ट्रैंडेड बना दिया है, डबल हेलिक्स बना दिया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है इसका स्ट्रैंड होता है वो एक फॉस्फेट और पेंटोज शुगर यहाँ पे होती है। ठीक है जी।
इसके अंदर अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो आपको यहाँ पे फॉस्फेट और पेंटोज शुगर जो है इस डबल स्ट्रैंड के अंदर अरेंज नज़र आएगी, ठीक है, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में जो है ये डबल स्ट्रैंड होता है वो बना हुआ है फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से, ये इसकी बैकबोन बना रहा है। और जो दरमियान में इन दोनों स्ट्रैंड्स को किसने जोड़ा है, नाइट्रोजनस बेसिस ने, ठीक है, जो कि यहाँ से उसका सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेसिस का जो कि साइटोसिन, गवानीन और उसके अलावा जो है वो आपके पास एडिनाइन, थायामीन होती हैं, उनका जो क्या होता है अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को इन बेसिस ने आपस में क्या किया होता है, अटैच किया होता है, ठीक है जी, साइटोसिन, गवानीन, एडिनाइन, थायामीन, ठीक है, इस तरह से जो है इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो स्ट्रैंड्स जो है वो फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से मिलके बने हुए हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा इन दोनों स्ट्रैंड्स को अटैच किसने किया, नाइट्रोजनस बेसिस ने, जिनकी अरेंजमेंट जो है वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी। उसके अलावा आप देख सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये जो दोनों स्टैंड हैं आपस में रैप अराउंड हुए हुए हैं, बिल्कुल एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है, सीढ़ी की तरह लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। आपकी बुक में भी इसकी जो है वो आपकी इमेज दी हुई है। उसके बाद हमने देख लिया जी डीएनए नए न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। उसके अलावा फिर हमने जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा जो कि न्यूक्लिक एसिड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किस तरह से होता है, उसके अंदर जो है तो डबल स्ट्रैंड होते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर इर्द गिर्द रैप अराउंड होते हैं, और जो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना हुआ है तो इसकी जो स्ट्रैंड्स हैं वो फॉस्फेट ग्रुप और साथ में पेंटोज शुगर से मिलकर बने हुए हैं। और इन दोनों स्ट्रैंड्स को अटैच किया हुआ है किसने, नाइट्रोजनस बेसिस ने, ठीक है, जो कि एडिनाइन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन है, जिनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है इसके स्ट्रक्चर के दरमियान। उसके अलावा फिर अब हम इसके फंक्शन की तरफ जाने लगे। फंक्शन अब इसके क्या होते हैं, फंक्शंस, डीएनए का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना डीएनए का काम है, ठीक है जी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो डीएनए करता है। इस तरह की कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी और किस तरह से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में वो इंफॉर्मेशन जाके यूज़ होंगी नई प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड से, ठीक है नी, टू ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या रोल प्ले करती हैं कि नई प्रोटीन्स बन जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं अमाइनो एसिड से, और वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, डीएनए देता है, ठीक है जी। उसके अलावा और क्या बताया जाता है कि इसको जो है हम लोग जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक है जी। उसके अलावा डीएनए का इम्पोर्टेंट फंक्शन और क्या है कि ये जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है आरएनए को, ठीक है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन को आरएनए को जो है वो ट्रांसमिट करना भी डीएनए का ही काम है। डीएनए के अंदर ही ये कंट्रोल होता है कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे आरएनए को, और आरएनए जो है वो नेक्स्ट सेल के अंदर जो न्यू सेल बनने वाला है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें जो है प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, ठीक है, यानी कि आपकी जो आरएनए है वो फॉल्टी है, आरएनए सही से नहीं बना, तो इन्फॉर्मेशन भी जो है जाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब होंगी और प्रोटीन सही से काम नहीं करेंगी, और क्या होगा कि जेनेटिक डिजीजेस होने का खतरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है आरएनए। आरएनए अब क्या होता है, इसको मैं करने लगी हूँ इरेज। आरएनए, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है
ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रीड करता है और डिकोड कर देता है जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है डीएनए से, ठीक है। यानी कि डीएनए से इंफॉर्मेशन जो भी आती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिट होती हैं वो आरएनए के पास जाती हैं। आरएनए उन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, रीड करता है और डिकोड कर देता है, ठीक है। और इसके मुताबिक वो क्या बना देता है, प्रोटीन्स नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, आरएनए उसको रिसीव करके, रीड करके, डिकोड करके प्रोटीन के सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। तो आरएनए को जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज अ मैसेंजर भी एक्ट करता है ये, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और जो इस तरह से एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जो कैंसर की डिजीज़ है वो भी बेसिकली इसी वजह से होती है कि जो डीएनए की एबिलिटी है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाली या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाली, वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे जो है वो इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। तो इसलिए इसको स्टडी करना, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक, आई होप इट्स क्लियर। तो फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है जी। और एफर्ट पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और थैंक यू।